मे आई कम इन सर? आइए आइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बैठिए दीपेंद्र जी। दीपेंद्र, थैंक यू वेरी मच। क्या अर्थ है दीपेंद्र का? सर, जो दीप में इंद्र के समान दीपों का राजा हो। दीप में इंद्र के समान दीपों के राजा महसूस करते हो कभी अपने घर में ऐसा? निश्चित रूप से सर करता हूँ। क्या परिवार वाले भी चाहते हैं कि राजा हमेशा और बड़ा बन जाए? निश्चित रूप से चाहते हैं। चाहते हैं। आपने तो 2011 में बीए किया था। जी सर। पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश लिटरेचर और सोशियोलॉजी से। जी सर। हमारे देश में शुरू से ही महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध से लेके नानक, कबीर, रैदास, मीरा, तुलसी वाला दौर आया। इसके बाद विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती का दौर आया। फिर इनके बाद तो लास्ट में गांधी जी का आया था। या जितने भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री से लेकर प्रेसिडेंट से लेकर सभी जाति व्यवस्था को कोई स्वीकार नहीं करते। लेकिन आप क्या कहना चाहते हो, जातिवाद बढ़ रहा है या कम हो रहा है? सर, निश्चित रूप से संवैधानिक प्रावधानों के कारण जातिवाद के अंदर कुछ सुधार हुआ है, किंतु मुझे ऐसा लगता है कि राजनेताओं ने अपने स्वार्थ के लिए जाति को अभी भी जिंदा बनाए रखा है। हालांकि आम तौर पर समाज के अंदर जातिगत भेदभाव जो है वे इतना हमें दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन तो भी जाति व्यवस्था मौजूद है, मैं इससे इनकार नहीं करूँगा। क्या नहीं, आप मुझे संतुष्ट करेंगे, क्या जाति व्यवस्था घट रही है या बढ़ रही है? सर, निश्चित रूप से जाति व्यवस्था अपने पतन की ओर अग्रसर हो रही है। गाँवों के अंदर भी आज जिस प्रकार से शहरों के साथ में संपर्क हुआ है, शिक्षा व्यवस्था का विस्तार हुआ है, इवन मैं इसके अंदर मनरेगा की एक बहुत बड़ी भूमिका आपको बताना चाहूँ सर। मनरेगा के अंदर सभी जातियों के व्यक्ति जो होते हैं वे समान रूप से कार्य करते हैं, एक जैसी भूमिका निभाते हैं, हंसते हंसते जाते हैं और सब हंसते हंसते वापस आते हैं। तो इसने भी जाति व्यवस्था के उन्मूलन में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। दूसरा सर, ये जितने भी जिन्हें आप नीची जाति या ऊंची जाति कहते हैं, इस तरह के विचार इनके रहन सहन के कारण या अन्य किन्हीं कारणों से इस तरह का बनता होगा। मैं वो सुनना चाहता हूँ आपसे है, किस कारण से ये जाति के आगे मैं और भी बात करना, वर्ण और गोत्र, मतलब गोत्र भी बढ़ता जा रहा है। मुझे आप सीधे बताएंगे क्यों बढ़ता जा रहा है? क्या मानते हो कि जब भी कोई विधानसभा में टिकट दिया जाता है तो वहां जाति तो एक आधार है ही है, लेकिन उस जाति में एक बड़ा गोत्र है उस क्षेत्र का, उसको भी महत्व मिलता है क्या? सर, चुनावी राजनीति के दौर में निश्चित रूप से जाति को ध्यान में रखते हुए ही इस तरह की गतिविधियां संपादित की जाती है। टिकटों का वितरण किया जाता है मतदाताओं को आकर्षित करने हेतु, उनके संबंध में कुछ नारे वगैरह या इस तरह का संबोधन जरूर किया जाता है, लेकिन मैं व्यवहारिक रूप से सर समाज में इस चीज को नहीं देख पाता हूँ। मेरा सवाल ये है, क्या राजनीतिक दल टिकट देते समय, जाति तो एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, लेकिन जाति के भीतर भी गोत्र को भी ध्यान में रखते हैं क्या? मुझे ये यस या नो सुनना है। सॉरी सर, मेरी नॉलेज इस संबंध में थोड़ी सी कम। चलिए तो आप मुझे ये बताइए, आश्रम व्यवस्था क्या है? सर, आश्रम व्यवस्था मनुष्य के जीवन को 100 वर्ष आयु का मानकर बराबर 4 भागों में विभाजित किया गया और इसके अंतर्गत प्रत्येक भाग के तहत उसके कुछ कर्तव्य सुझाए गए। तो क्या आश्रम के साथ आप पुरुषार्थ को जोड़ेंगे? निश्चित रूप से सर, प्रथम आश्रम जो जिसे हम ब्रह्मचर्य आश्रम कहते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम के अंतर्गत व्यक्ति को कोई ज्यादा पुरुषार्थों का पालन नहीं करना, किंतु जो द्वितीय आश्रम है गृहस्थ आश्रम, उसके अंदर व्यक्ति को तीनों पुरुषार्थ जो होते हैं, धर्म, अर्थ और काम, तीनों का पालन करना होता है। यहाँ पुरुषार्थ में अर्थ आया है, अर्थ का यहाँ अर्थ क्या है? अर्थ का यहाँ अर्थ क्या है, तात्पर्य क्या है? अर्थ का तात्पर्य सर आजीविका कमाने से और धन संपदा जुटाने से, और साथ में क्यों ये आजीविका यहाँ क्यों की जा रही है, इसका क्या महत्व है? धन कमाना सर,
आजीविका व्यक्ति अर्थ के बिना जीवन संपन्न नहीं होता है। ना या धर्म की धार्मिक क्रियाएं ना धर्म की संपन्न नहीं पूर्ति हो सकती है, ना काम की पूर्ति हो सकती है, मोक्ष के लिए भी प्रयास नहीं किए जा सकते। अर्थ जो है वह जीवन का एक मूल आधार माना गया है, इसलिए अर्थ पर विशेष महत्व दिया गया। दीपेंद्र जी, आपके तो इंग्लिश लिटरेचर भी रहा है। जी सर। रेनेसा काल में पुनर्जागरण के समय शेक्सपियर सामने दिखाई देते हैं। शेक्सपियर से पहले का इंग्लिश लिटरेचर और शेक्सपियर के बाद का इंग्लिश लिटरेचर, क्या अंतर देखते हो? सर, शेक्सपियर के पहले जॉफ्री चौसर करके एक महान कवि हुए। जॉफ्री चौसर ने कविताओं के अंदर मतलब हम इन्हें अंग्रेजी महाकाव्यों का पिता कह सकते हैं, किंतु जॉफ्री चौसर के बाद में एक बड़ा बैरन एज आता है जहाँ पर महान कविताओं की रचना नहीं हुई और इस तरीके का एक काल दिखाई देता है। शेक्सपियर ने आने के बाद में जब रेनेसा घटित हो गया और पूरे यूरोप के अंदर एक प्रकार से बौद्धिक विचारधारा मानवतावाद को केंद्र में रख करके विचार किया जाने लगा, तो शेक्सपियर ने मानव को भूमिका में रख करके कुछ लव स्टोरीज जैसे रोमियो जूलियट, हेमलेट, मैकबेथ जैसे मानवीय संवेदनाओं को, मानवीय भावनाओं को केंद्र में रखते हुए। मानवतावाद किसे कहते हैं? सर, मानवतावाद से तात्पर्य मानव को केंद्र में रख करके और विचार करने से है। मानव का उत्थान करना ही इस भौतिक लक्ष्य माना जाता है, ना कि मतलब परलोक का त्याग करना और इस लोक की मान्यता को पहले, पुनर्जागरण से पहले तर्क को महत्व था या नहीं था? बौद्धिक जागृति थी या नहीं थी? सर, अपने सीमित ज्ञान के आधार पर मैं कहना चाहूंगा तर्क को मान्यता नहीं थी। सब कुछ ईश्वर। यहाँ जो तर्क को बढ़ावा दिया, प्रेम, प्रकृति, बौद्धिकता, वैज्ञानिकता, पुनर्जागरण कालीन। यहां शेक्सपियर ने दुखांत और सुखांत नाटक लिखे। कोई प्रसिद्ध सुखांत नाटक कौन सा है उनका? सर, शेक्सपियर को मैं उनकी ट्रेजेडीज के लिए ही जितना पढ़ पाया हूँ, मैंने उनका कोई सुखांत नाटक पढ़ा ही नहीं। मतलब दुखांत ही पढ़े आपने? ज्यादातर सर मैंने चलिए, बहुत बढ़िया जी। न्यूज़पेपर आज पढ़े हैं आप? जी सर। किस देश के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भारत की यात्रा पे आए? सर, रशिया के एक्सटर्नल मिनिस्टर जो हैं वे भारत की यात्रा पर अभी आए। एक आपने देखा होगा, बहुत बड़ा चेंज देखा होगा। यद्यपि हमारे प्रधानमंत्री जी बंगाल चुनाव में व्यस्त हैं, लेकिन पहली बार ये हुआ है कि रूस का कोई बड़ा नेता आया है और प्रधानमंत्री जी के साथ उनकी मीटिंग नहीं हुई। इसी के साथ एक घटना और घटी। ये पहली बार है कि रूस का कोई बड़ा नेता भारत की यात्रा पे आया, उसके बाद पाकिस्तान की यात्रा पे गया और उनके प्राइम मिनिस्टर से मिला है। इसे भारत और रूस के संबंधों को आप किस प्रकार परिभाषित करेंगे? सर, इस जियोपॉलिटिक युग में प्रत्येक देश अपने हितों को सर्वोपरि रख करके और अन्य देशों से संबंध स्थापित करते हैं। जब भारत ने अमेरिका के साथ में अपने संबंधों को प्रगाढ़ करते हुए रूस की प्रमुख भूमिका को दोयम दर्जे का बनाया, तो भारत को संतुलित करने हेतु तो वहाँ के जो मंत्री हैं वे भी पाकिस्तान की यात्रा कर रहे हैं, जिसे हम संतुलनकारी सिद्धांत मान सकते हैं। लेकिन उन्होंने आज एक चीज़ पे बहुत भारत से कई बार वार्ता की कि क्वाड को एक सैन्य रूप नहीं दिया जाएगा, और भारत ने उन्हें आश्वस्त करने की कोशिश भी की। क्वाड को लेके रूस की क्या आपत्तियां हैं? सर, जैसा कि सर्वविदित है, क्वाड का जो निर्माण किया जा रहा है ये चाइना के विरोध में किया जा रहा है, और चाइना चूँकि साम्यवादी राष्ट्र है और रूस भी एक समाजवादी विचारधारा से जुड़ा हुआ राष्ट्र है, तो इन दोनों के साझा हित आपस में यहाँ पर टकराते हैं। और साथ ही में रशिया को ये भी दिखाई देता है कि अगर अमेरिका को भारत जैसे राष्ट्र का सहयोग मिलेगा तो उसकी आज नंबर चाइना का हो तो कल नंबर उसका भी हो सकता है। भारत में ये कोरोना जो है एक बार फिर से आ रहा है, ये कोरोना की कौन सी लहर है? सर, इसे कोरोना की दूसरी लहर कहा जा रहा है भारत के अंदर। सबसे पहले जब पहली लहर आई थी तो लॉकडाउन कहाँ पे लगाया गया था? सर, राजस्थान के अंदर 22 मार्च को सबसे पहले लॉकडाउन लगाया गया था। दीपेंद्र जी, जी मैम। भाग्य और मेहनत में से किसे प्रबल मानते हैं? मैं मेहनत प्रबल होती है। भाग्य का साथ व्यक्ति को थोड़ा बहुत मिल जाए तो मेहनती व्यक्ति कामयाब हो जाता है। मेहनत के भरोसे मेहनत नहीं करेगा और अगर भाग्य के भरोसे बैठा रहा तो वह व्यक्ति कुछ कर नहीं सकता। नहीं, पर मेहनत करने वाले तो बहुत सारे होते हैं। बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें आपसे ज्यादा पढ़ाई की होगी, बहुत होंगे निश्चित रूप से। लेकिन आप यहाँ बैठे हैं, वो लोग नहीं। नहीं, मैंने भी मेहनत बहुत की है,
ऐसा नहीं है, भाग्य का साथ भी मैं नहीं कहूँगा, वरना मतलब निश्चित ऐसा रूप से- नहीं होता क्या 50-50% या 80-20%, ऐसा कोई रेशियो नहीं है क्या? आपके लिए भी तो कोई रेशियो होगा ना? कभी कोई रेशियो देखा नहीं है। मैं अपने कर्मों को ही जो है अपने भाग्य का निर्माता मानता हूँ। अच्छा चलिए, मान लीजिए आपकी बेटी 12th कर चुकी है, उसका IIT का काउंसलिंग है और सेम डे सेम टाइम पे आपका RAS का इंटरव्यू है, किसे प्रायोरिटी देंगे? मैं अपने इंटरव्यू को प्रायोरिटी दूंगा, बेटी के साथ में अपने किसी परिवारजन को भेजूंगा। बट अगर बेटी का इच्छा है कि आप ही उसके साथ जाएं तो कैसे कैसे कन्विंस करेंगे उसे कि उसको इमोशनल हर्ट ना हो? मैम 12वीं पढ़ा हुआ आज के समय का जो युवा बच्चा होता है वो प्रायोरिटी सेट करना और भविष्य के दृष्टि से देखना अच्छे तरीके से जानता है। और जैसा मुझे विश्वास है आज के बच्चों पे, युवा पीढ़ी में विश्वास करता हूँ कि वे सही और गलत की परख कर सकते हैं। ऐसी भावनाओं में बहना उनकी फितरत का हिस्सा नहीं होगा। खेतड़ी के महाराजा जो प्रसिद्ध हैं, जहां बहुत भारत के बहुत अच्छे व्यक्तित्व उनके दरबार में ठहरते थे, क्या नाम है राजा का? अजीत सिंह जी। उनके दरबार में कौन कौन आए? स्वामी विवेकानंद जी की अमेरिका यात्रा में खेतड़ी दरबार ने बहुत सहयोग किया। और सर इसके अलावा तो मैं किसी को याद नहीं करता। अच्छा, तो मुझे ये बताइए, विवेकानंद खेतड़ी पधारे थे। विवेकानंद तो आर्थिक मदद के लिए तो पधारे नहीं थे, लेकिन खेतड़ी उन्होंने क्यों चुना था? सर जैसा मैंने आपको बताया कि खेतड़ी साम्राज्य खेतड़ी राजा जी के संबंध जो हैं वे अंग्रेजों के साथ में बहुत मित्रवत हुआ करते थे। हाँ। इस कारण से उन्होंने जो है खेतड़ी को अपना पहला स्थान चुना। यद्यपि वे जयपुर भी आना चाहते थे तो आ चलिए तब विवेकानंद पे चर्चा कर लें कुछ। जी सर। विवेकानंद बचपन से ही पूछते थे कि हर कोई को आपने ईश्वर देखा है क्या, आपने ईश्वर देखा है क्या, पूछते थे। और जब वो रामकृष्ण परमहंस से मिले, उन्होंने कहा कि आपने ईश्वर देखा है क्या? तो परमहंस जी ने कहा हाँ मैंने देखा है, जैसे मैं आपको देख रहा हूँ। तो ठीक है, मैं भी देखना चाहता हूँ कि ठीक है जाइए अंदर, काली माता से जो मांगना है वो मांग लीजिए। उन दिनों में विवेकानंद के क्या पिताजी की मृत्यु अचानक हुई थी कुछ समय पहले, तो उन्होंने परिवार की समस्या पे निजात मांगना चाहा। लेकिन जैसे ही वो जब अंदर गए तो क्या मांग के आ गए? सर ऐसा घटनाक्रम तो मुझे कोई अच्छा, ध्यान याद नहीं है सर। कुछ याद हो कि वैराग दो, भक्ति दो, ज्ञान दो। जैसे ही आकर के पूछा था परमहंस ने, क्या मांगा कि साहब मैं तो भूल गया परिवार की बात, मैं तो वैराग दो, भक्ति दो, ज्ञान दो। कि ठीक है वापस जाइए। जैसे ही वापस गए तो फिर क्या मांगा कि साहब मैं तो वापस वही मांगा। वहीं से वो परिवार समस्या को तो भूल गए और फिर वो विश्व के हो लिए। थैंक यू सर। ठीक है, आपने राजस्थान भी पढ़ा है, जयपुर के आप रहने वाले हो, जी सर। तो बैराट भी आपने पढ़ा होगा। जी सर। बैराट महाभारत कालीन माना जाता है या इससे बाद का है? सर बैराट के अंदर राजा विराट के यहाँ पर पांडवों ने अपना अज्ञातवास बिताया, इस प्रकार से महाभारत में इसका उल्लेख मिलता है। क्या अभिमन्यु का भी इससे रिश्ता रहा है क्या? यहाँ की राजकुमारी उत्तरा से अभिमन्यु का विवाह किया गया था। तो उत्तरा से अभिमन्यु से जो पुत्र पैदा हुआ था उसका नाम? सॉरी सर मैं उसका नाम। अच्छा, यहाँ अज्ञातवास जब हुआ था, द्रौपदी का क्या रोल था? द्रौपदी सैरंध्री के भूमिका में वहाँ की रानी की सेविका थी और उनका श्रृंगार वगैरह किया करती और थी। पांडुपुल कहाँ है? पांडुपुल सर अलवर में पड़ता है। और भर्तहरि? भर्तरी भी सर पांडुपुल के नजदीक ही अलवर। भर्तहरि शुरू से ही संत थे, बालपन से ही, या कोई घटना घटी थी? सर उन्होंने अपनी पत्नी का वास्तविक स्वरूप जब जान लिया तो उन्होंने हाँ। श्रृंगार रस को छोड़ करके और वैराग्य रस को स्वीकार वैराग्य किया। रस को। कभी आप गए हो भर्तहरि? जी सर मैं गया। चलिए, तो मुझे लास्ट सवाल बताएंगे आप, जयपुर की स्थापना कब हुई थी? 17 नवंबर 1727 को सर। किसके द्वारा, सवाई जयसिंह जी। क्यों की गई थी? सर इसका मूल कारण आमेर के अंदर सर इसके एक नहीं, मैं 2-3 कारण बताना चाहूँगा सर। इसका एक मूल कारण तो जो मैं मानता हूँ, आगरा अजमेर के मुख्य राजमार्ग के निकट
सवाई जयसिंह जी कुछ इस प्रकार का एक अपना ठिकाना कितने स्थापित दरवाजे करना हैं चाहते हैं। जयपुर में? 9 दरवाजे 9 दरवाजे। और चौकड़ी? सर 9 चौकड़ियाँ हैं। अच्छा। और चौपड़? 2 चौपड़ है सर। पानी की निकासी जो है वो कैसी है? सर प्राचीन समय में जहाँ वर्तमान जयपुर बसा हुआ है इसके चारों तरफ पानी की व्यवस्था हुआ करती थी। ये स्थान शिकार की होदी कहलाता क्या और ये कभी द्वीप हुआ जयपुर को करता था। पानी का संकट देखना पड़ा था जब किसी शासक ने जयपुर में पानी की व्यवस्था के लिए कोई बांध का निर्माण किया हो? हाँ निश्चित रूप से सर। कौन सा बांध है? रामगढ़ बांध है सर। कौन सी नदी पर है? बाणगंगा नदी पर स्थित है सर। बाणगंगा। क्या वहां कभी कोई बड़े खेल आयोजन हुआ था? सर रामगढ़ के अंदर एक बार तैराकी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। कौन से खेल थे वो? एशियन गेम्स। एशियाड। चलिए, डायरी लिखना आपका हॉबी है। जी सर। अभी लास्ट क्या अच्छा लिखा है? सर हमारे पूर्व एक गुरुजी थे उपाध्याय सर, उनका फोन आया और उसके बारे में उन्होंने अपनी जो बातचीत अभी आज आप आरपीएससी से निकल के क्या लिखना चाहोगे? आज आप अजमेर से निकलोगे इंटरव्यू देने के बाद, क्या लिखोगे आज आपकी डायरी में? आज के इंटरव्यू के बारे में, अनुभवों के बारे में और जो दिन में क्या लिखोगे आपके इंटरव्यू के बारे में आज आप? या मेरा अंतिम सवाल है आपसे। मैं लिखूंगा कि जीवन का पहला इंटरव्यू ही सही लेकिन बहुत शानदार गुजरा है और आगे भविष्य की अच्छी आस करता हूँ। ये थैंक यू वेरी मच।